अखाड़ा में इस वक्त बात करते हैं तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी में जुटे रूस जो कि अभी भी अपने सैन्य बल को यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे नहीं हटा रहा है। रूस ने क्रीमिया में युद्धाभ्यास रोक तो दिया है। क्रीमिया से रूसी सैनिक फिलहाल ये खबर आ रही है कि लौट रहे हैं। एएफपी के हवाले से यह खबर है। कल शाम को व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि पश्चिमी ताकतें नेटो के बहाने उनके घर के सामने उनके द्वार पर आ खड़े हों। उनका एक ही मत है कि यूक्रेन नेटो से ना जुड़े। तो फिलहाल यूक्रेन में भी आज जहां यूनिटी डे का आह्वान दिया, वहां के राष्ट्रपति ने थोड़ा सा राहत की सांस की। 16 फरवरी को युद्ध शुरू होगा, ये जो आह्वान हुआ था वो तो नहीं होता दिख रहा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का संकट फिर भी गहराता जा रहा है। इंदौर के भी कई बच्चे मेडिकल की पढ़ाई के लिए पिछले कुछ सालों से यूक्रेन में हैं। युद्ध जैसे हालात बनने के बाद अब इन छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से भी बातचीत की। सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे, जिससे सभी छात्र की सुरक्षा पूर्वक घर वापसी हो सके। ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक के अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। कमांडोर जीजे सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ सुशांत सरींजे भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा उर्वशी के पास। उर्वशी लालवानी जो हैं वो यूक्रेन में फंसी एक छात्रा हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। उर्वशी नमस्ते, आप कहाँ पढ़ती हैं? मैं ज़पोरिज़िया में पढ़ती हूँ। तो ये रीजन, ये आपका जो यूनिवर्सिटी है, ये पश्चिमी यूक्रेन में है कि पूर्वी यूक्रेन में है? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं? आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो पूर्वी यूक्रेन में है, रूस के बॉर्डर के पास है, या पश्चिमी यूक्रेन में है उर्वशी? जी नहीं, पश्चिमी यूक्रेन में है, रूस के बॉर्डर से दूर है। रूस के बॉर्डर से दूर है, लेकिन आज 16 तारीख को युद्ध शुरू होने वाला था। फिलहाल तो नहीं होता दिख रहा। क्या हो रहा है वहां पर? जैसे नॉर्मल लाइफ जी जाती है वैसे ही लोग जी रहे हैं नॉर्मली लाइफ। कल फ्लैग होस्टिंग किया गया था एज ए सिंबल ऑफ पीस, और आज भी डे ऑफ यूनिटी डिक्लेयर किया गया है गवर्नमेंट ऑफ यूक्रेन से। अभी तक तो कुछ ऐसी मतलब सिचुएशंस नहीं क्रिएट हुई है इमरजेंसी वाली। अभी नॉर्मली सब कुछ शॉप्स वगैरह खुल रहे हैं और नॉर्मली बसेस वगैरह भी चालू है, स्कूल्स कॉलेजेस सब चालू ही है। तो आप क्या पढ़ रही हैं, कौन से ईयर में हैं? हाँ जी, मैं ज़पोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पे एमबीबीएस कर रही हूँ और मुझे यहाँ पे 1 साल हो गया है। फिलहाल मैं सेकेंड ईयर में हूँ। आप सेकेंड ईयर में हैं, तो यानी कि अगले साल आपके क्रॉक एग्जाम्स होंगे। इस साल उतना प्रेशर नहीं है, लेकिन आपके स्कूल, आपका जो कॉलेज है और जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन हो रही हैं कि ऑफलाइन हो रही हैं? अभी ऑनलाइन हो रही हैं। अभी ऑनलाइन हो रही हैं। कल के मुकाबले आज थोड़ा टेंशन कम लग रहा है? कल भी इतना कोई टेंशन नहीं था, बट हाँ आज थोड़े लोग रिलीव्ड है कि हाँ अभी तक तो कोई वॉर नहीं हुआ है। और क्या कह रहे हैं वहाँ के न्यूज़ चैनल्स? आप उनको ट्रैक कर रहे हैं? यूक्रेन में न्यूज़ चैनल्स जो हैं, समाचार चैनल्स, क्या कह रहे हैं लोकल चैनल्स? लोकल चैनल्स यही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ फ्लैग होस्टिंग होगा, पीस बनाए रखें, पैनिक ना करें। उन लोगों को लग रहा है कि अभी तक तो कोई वॉर के सिंबल्स नहीं है, तो आगे भी नहीं होंगे। और कुछ रशियन ट्रूप्स भी अपने बेसिस पर चले गए हैं, तो उससे भी कुछ रिलीफ हुआ है अभी यहाँ पे। तो पिछले 24 घंटों में युद्ध होगा से अब युद्ध नहीं होगा, क्या ये चेंज लग रहा है आपको वहाँ लोकल एनवायरनमेंट में, टॉक में? हाँ जी, लोगों का तो कहना है कि युद्ध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दे डोंट नो, बट वही कि हमें पीस चाहिए, तो प्लीज वॉर ना हो। और एज पर द डिस्कशन यही चल रहा है कि
99% तो नहीं होगा, वरना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। आपकी यूनिवर्सिटी में एक एमडी हाउस है ना, जो कि भारतीय दूतावास से संपर्क में है, तो उनसे क्या मैसेज आया है आपको? उन लोगों ने हमें एडवाइजरी दी है कि अननेसेसरी ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए, हो सके तो बाहर ना निकले, और अगर आप जाना भी चाहते हैं अपने मदरलैंड तो जाइए, बट प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कीजिए सो दैट कोई भी इमरजेंसी की हेल्प हो तो वो लोग हमें हेल्प करेंगे। आप क्या चाहती हैं? आप वहाँ कुछ और दिन रुक कर देखना चाहती हैं कि परिस्थिति क्या है, या आप वापस भारत आना चाहती हैं? जी, अभी तक तो जैसे कोई इमरजेंसी वाली स्टेट या वॉर कंडीशन नहीं हुई है। अभी कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं नो डाउट यहाँ पर कि नहीं होना चाहिए वॉर एंड पीस के लिए। बट अगर हो भी जाती है तो यही है कि गुजरात गवर्नमेंट, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ अहमदाबाद से, एंड मेरा जो गवर्नमेंट है गुजरात गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, वो हमें हेल्प करे यहाँ से निकालने में, हमें इवैक्यूएट करे यहाँ से, हमें एयरलिफ्ट किया जाए एज सून एज पॉसिबल अगर कोई भी सिचुएशंस बनती हैं तो। आप अपने पेरेंट्स से संपर्क में हैं, वो क्या कह रहे हैं? जी, बिल्कुल। वो पैनिक्ड हैं, डरे हुए हैं, एज़ अ पैरेंट वही होता है। हमारा ये कहना है कि नॉर्मली हम जी रहे हैं, बट एक डर तो होता है, सिंगल चाइल्ड हूँ मैं भी। सो इतना दूर अपनी खुद की कंट्री से, अपने घर से, सो उन्हें डर है, वो कह रहे हैं कि आ जाइए जैसे हो सके, पॉसिबिलिटीज़ जो भी हों। बट वही है कि घर में रहिए, सेफ रहिए, ये बात है। तो क्या आपके पापा मामा कह रहे हैं कि आप टिकट बुक करो, चाहे कोई भी कॉस्ट हो, आप चुपचाप घर आ जाओ, तो आप क्या कह रहे हैं? हाँ जी, वो उनका ये कहना है कि हमें कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा कि अभी अराउंड 1 लाख ऐसा कुछ चल रहा है प्राइजेस। आई वाज लाइक कि नहीं, अभी नहीं आना है घर पे, अगर सिचुएशंस वर्स्ट होंगी तो वी विल अपील आ गवर्नमेंट की हेल्प करो हमें, ऐसा। सो दे आर लाइक वी डोंट नो अगर क्या होता है आगे जाकर, तो इट्स बेटर कि सेफ साइड खेला जाए और घर पे आ जाए। बट मेरा ये कहना है कि अब यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, एंड वेट करते हैं, और यही अपील कर रहे हैं अभी भी हम लोग स्टूडेंट के बिहाफ से भी मैं भी अपील कर रही हूँ कि कोई भी सिचुएशंस वर्स्ट होती है हमें घर बुला दिया जाए और हमारे क्लासेस ऑनलाइन की जाए, सो दैट हमारी स्टडीज पे इफेक्ट ना हो। अगर सब कुछ इमीडिएटली होगा तो स्टडीज पे ऑफ कोर्स इफेक्ट होगा, हमारा जो पूरा सेटअप है सब कुछ बिगड़ जाएगा, सो वो नहीं चाहते कि वो चीज़ हो। आपके धैर्य की मैं तारीफ करूंगा, आपको उसके लिए बहुत शुभकामनाएं कि आप इतना संतुलन बनाकर बात कर रही हैं, कंपोज्ड होकर बात कर रही हैं। आवश्यकता यही है कि हर कोई थोड़ा धैर्य बांध कर रखे, पैनिक ना करे। पर यूनिवर्सिटी आपसे क्या कह रहा है उर्वशी? यूनिवर्सिटी यही कह रहे हैं कि अवॉइड कीजिए जाना, बट अगर जिन्हें जाना है घर पे वो जाइए, हमें इन्फॉर्म करके सेफ्टी के साथ। और वो लोग ऐसा कह रहे हैं कि कोई वॉर नहीं होगी, हम लोग पीस बना के रखेंगे, हम लोग हमारे स्टूडेंट्स को सेफ रखेंगे, और वो लोग रख भी रहे हैं नो डाउट। वो लोग कंटिन्यूस चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जी। और जितना हो सके बाहर जाने के लिए मना कर रहे हैं। एंड द सेकंड थिंग इज वो लोग ये कह रहे हैं कि हमें इन्फॉर्म कर जाइए, और एज सुन एज पॉसिबल ऑफलाइन क्लासेस वो लोग कर देंगे जी। 28 मार्च से। तब तक हमारा ऑनलाइन ही है, 28 मार्च के बाद वो लोग ऑफलाइन कर देंगे, तो आप लोगों को नॉर्मली रहना है हमारे जी, साथ। हमारे साथ कई सारे विशेषज्ञ हैं उर्वशी, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा, पर एक क्विकली आपसे मैं सवाल पूछूंगा उर्वशी। जी। 28 फेब तक हमारा ऑनलाइन क्लास है, 28 फेब के बाद हम लोगों का ऑफलाइन क्लास हो जाएगा। तो 28 फेब तक तो आप घर पे हैं, सुरक्षित हैं, उसके बाद आपको कैंपस जाना पड़ेगा, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे, तब तक देखते हैं सिचुएशन इंप्रूव होता है कि नहीं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपके आसपास मार्केट्स खुले हैं, खाने पीने का आपको कोई सप्लाईज की तो कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल, यहाँ पे सारे मार्केट्स वगैरह ओपन ही हैं, जी। और जो 24/7 स्टोर्स या मॉल्स खुले रहते हैं वो भी ओपन ही हैं। जी। कोई भी ऐसे सप्लाई में पानी, खाना, इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है, हमें सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। जी, तो ठीक है, धैर्य बनाकर रखिए, सुरक्षित रहिए। उर्वशी, आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ गेस्ट हैं जो कि ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसको बड़ी बारीकी से देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आपको समझाएंगे भी कि अभी जो हो रहा है ये हो क्यों रहा है। मैं शुरू करूंगा लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा से। जनरल साहा, इसमें कल अगर हम देखें तो व्लादिमीर पुतिन ने एक ही बात कही कि मैं नेटो को अपने दरवाजे पर नहीं चाहता हूं। नेटो ने 30 साल पहले 1997 में ये वादा किया था कि वो पूर्वी तरफ नहीं आएंगे। अब ये नेटो की वजह से और इन ताकतों की और वहाँ के यूरोपीय देशों की जो पहले सोवियत रूस से जुड़ी थी, उनके नेटो में शामिल होने से और नेटो के बिल्कुल इधर करीब आने से, ये एक डिफेंस अलायंस है, सिक्योरिटी अलायंस है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। और ये पिछले 7-8 साल से हुआ है, जब से 2014 में क्रिमिया पर कब्जा किया था रूस ने। जनरल साहा,
अब थोड़ा ये अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं, लास्ट पार्ट? जन साहब, मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 7-8 साल से ये टेंशन है, क्योंकि रूस हमेशा से यही चाहता था कि नेटो उनसे दूर रहे, नेटो नेशंस और रूस के बीच में कुछ बफर रहे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 1999 में जब ये पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगरी नेटो में चले गए, उसके कुछ साल बाद फिर 7 और देश जो है उधर चले गए, तो ये जो है नेटो अपना इन्फ्लुएंस जो है बढ़ा करके पूरब की तरफ आते आते बिल्कुल रूस के करीब आते गया। तो जाहिर है कि इससे रूस को अपने कंसर्न्स बढ़ते गए। तो उन्होंने 2008 में जब क्रीमिया को इन्होंने शामिल करने का अनाउंस किया था, बुखारेस्ट में जब हुआ था नेटो का समिट, तो उन्होंने कहा कि क्रीमिया और अपना यूक्रेन ये अपना जॉर्जिया और यूक्रेन ये लोग पार्ट बन जाएंगे नेटो के। उसी साल अगस्त में 2008 में आपको ध्यान होगा कि जॉर्जिया के ऊपर पहला हमला हुआ। तो एक किस्म से आप ये जो है एक रेड लाइन है रूस के लिए कि इससे आगे आप ना बढ़े। उन्होंने काफी साफ बताया कि यहाँ पर जो आपको ध्यान होगा, इन्होंने जो 2 ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिए थे, एक यूएसए के साथ और एक बाकी नेटो के साथ, उस बेसिकली इनका मुद्दा क्या था कि नो फर्दर एक्सपेंशन ऑफ द नेटो, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा था कि यहाँ ईस्टर्न यूरोप से जहां पर ये ओल्ड सोवियत रिपब्लिक्स हैं, वहां आपने फोर्सेस डिप्लॉय की हैं, उनको आप वापस लेकर के जाइए। और तीसरा ये है कि यूक्रेन के अंदर में आपकी मिसाइल्स नहीं लगाई जानी चाहिए। ये रेड लाइन इन्होंने डिफाइन कर दिया है। तो ये अब एक बात ये है जनरल साहब की वेस्टर्न मीडिया यानी पाश्चात्य वेस्टर्न मीडिया का ये कहना है कि रूस आक्रांता है। रूस का ये कहना है कि तुम भाई मेरे घर तक बढ़ रहे हो, जबकि तुमने वादा किया था कि तुम इस तरफ नहीं आओगे। ये सिक्योरिटी अलायंस है कि फौजें अगर आपके देश के इर्द गिद्धों की तरह मंडराने लगे तो आप क्या कीजिएगा, आपको अपना बफर बनाने की जरूरत है। ये रूस का पॉइंट ऑफ व्यू है। बट सुशांत जी, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मूल के कम से कम 25 से 30 हजार वहां छात्र और लोग वहां अभी फंसे हुए हैं, और भारत ना तो रूस के भी करीब है, रूस का भी अच्छा मित्र है, और अब अमेरिका का भी मित्र है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में क्वाड के साथ साथ धीरे धीरे हमारी करीबियां अमेरिका से भी बढ़ रही हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ प्रॉब्लम हमारे लिए सिर्फ यही नहीं है कि हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो तो एक ऑब्वियस इमीडिएट प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम तभी बनेगी अगर जंग हुई। और मुझे तो नहीं लगता कि जंग होगी, क्योंकि जिस तरीके के कूटनीतिक स्तर पर जिस तरीके की नई मूव चल रहे हैं, उससे तो यही महसूस हो रहा है कि दोनों साइड मामले को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कल जो जर्मनी के चांसलर हैं, उनकी तरफ से भी एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि भाई यूक्रेन को हम नेटो में नहीं शामिल करेंगे, और इस तरीके की उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो मेरे ख्याल ये शायद जंग की तरफ बात नहीं जाएगी, लेकिन अगर जंग की तरफ चली गई तो ऑब्वियसली एक तो हमारे लिए मुश्किल होगी, जो हमारे भारत के नागरिक फंस गए हैं यूक्रेन में, एक तो वो पहलू रहेगा। और दूसरी बात हमारे लिए ये रहेगी कि सामरिक तौर पर और आर्थिक तौर पर हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी एनर्जी सिक्योरिटी के इशू के ऊपर, एनर्जी अवेलेबिलिटी के इशू के ऊपर। हमारे क्योंकि रूस के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं और हमारा बहुत सारा सैनिक साजो सामान जो है वो रूस से आता है, तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, खास तौर पर अगर रूस के ऊपर कोई इस तरीके की सैंक्शंस लग जाएं जो शायद फिर भारत को बीच का छोड़ देंगी, मतलब कि त्रिशंकु की तरह बीच के लटके होंगे, ना हम रूस से सामान खरीद पाएंगे और ना हम अमेरिका के खिलाफ जा पाएंगे। तो बड़ा मुश्किल समय आ सकता है भारत के लिए। तो हाँ, ये बात जरूर है कि हमारे लिए बड़ी पेचीदगियां हो जाएंगी अगर जंग हुई। अगर जंग नहीं हुई और कूटनीति से मामला सुलट गया, तब भी हमको देखना पड़ेगा कि जो पश्चिमी देश हैं जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, उनका क्या रवैया रहता है रूस की तरफ, और क्या वो जो सैंक्शंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ऊपर एक सैंक्शंस तो लगने को हैं, काटसा वाली जो हैं, लेकिन अगर वो और ज्यादा तीव्र हो जाती हैं तो फिर हमारे लिए क्या विकल्प रहेंगे।
तो कूटनीतिक तौर पर काफी हमारे लिए पेचीदगियां होंगी आगे चल के भी। जी बिल्कुल कॉमोडोर जीजे सिंह, अगर क्योंकि इसको परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए आवश्यकता यह है कि ये देखा जाए कि साल दर साल कौन किसके करीब आता जा रहा है और कौन आक्रांता और आक्रामक रूप रवैया अपनाता जा रहा है। कुछ ऐसे देश हैं जो पहले रूस के साथ थे, अब लेकिन वो चाहते हैं कि पाश्चात्य फोर्सेस के साथ या वेस्टर्न फोर्सेस के साथ लग जाएं, और जिसकी वजह से रूस को तकलीफ हो रही है। लेकिन वहां यूक्रेन, और इसमें यूक्रेन फंस गया है। पहले जहां ऑस्ट्रिया फंसा था एक समय में, अब वही उसी हालात में अब यूक्रेन फंसा हुआ है। और यूक्रेन के 2 राष्ट्रपति, मौजूदा और इससे पहले वाले राष्ट्रपति, ये कह चुके हैं कि वो विलय करना चाहते हैं नेटो के साथ। देखिए, अगर आप यूक्रेन की जो लोकेशन है ज्योग्राफिकली देखें तो वो बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जो है उसके ईस्ट में आ जाती है जी। और साथ ही उसके रशिया आ जाता है। मॉस्को ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। और ब्लैक सी के अंदर जो इसकी मेन पोर्ट है यूक्रेन की, ओडासा, उससे पूरी सप्लाई वहां से नीचे जाती है, अपने दूसरे देशों में जाती है। हाँ। और अब बात ये है कि जो वेस्ट है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका है, ये रशिया के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। हाँ। और रशिया इनके ऊपर नहीं करता जी। और इसकी वजह से जब तक वहां पे उनकी डिप्लॉयमेंट, टैंकों की, ट्रायम्फ्स की और हथियार जितने उन्होंने जमा कर रखे हैं रशिया ने जी, जब तक वहां रहेगी और यहाँ पे काउंटर करने के लिए नाटो पूरी तरह तैयार है, एक देश में नजर बना रखी है, ये जो जंग के बादल हैं ये मंडराते रहेंगे, ये कहीं जाने वाले नहीं है। तो इसलिए ये जो अमेरिका है, अमेरिका उसकी करने ही ऊपर विश्वास करता है, कथनी के ऊपर नहीं। पुतिन तो कई दिनों से कह रहे हैं कि देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है तो ये जो उसने इतना जमावड़ा ये हथियारों का उसके नॉर्थ में यूक्रेन के, उसके ईस्ट में, उसके साउथ के अंदर लगा रखा है और साथ में ब्लैक सी के अंदर अपने कम से कम 40 जहाज, वॉरशिप जो है वो उसने डाल रखे हैं। तो इससे तो लग रहा है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है जी। वो अपनी जबान से कह रहा है। तो के दफ्तर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर कंप्लेन करने के लिए। लखनऊ में ईसी के दफ्तर पर पहुंचे हैं बघेल पर हुए हमले पर शिकायत करने के लिए। करहल के उम्मीदवार, बीजेपी के उम्मीदवार जिन पर हमले हुए और जिनकी तस्वीरें आई हैं, कल रात को उन पर जानलेवा हमला हुआ करहल में, जहां बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ हुए हमले के बाद अब उत्तर प्रदेश के बीजेपी इंचार्ज, को इंचार्ज हैं धर्मेंद्र प्रधान के साथ, सूचना और प्रसारण मंत्री हैं केंद्र में अनुराग ठाकुर, वो अब चुनाव आयोग के ऑफिस की तरफ जाते हुए ये तस्वीरें आई हैं। लखनऊ में अब रिटर्न फॉर्मल शिकायत दर्ज करेगी बीजेपी। राजीव सिंह जुड़ रहे हैं लखनऊ से। लखनऊ, राजीव, कल रात को ये घटना घटी थी करहल में। देखिए, बीजेपी प्रत्याशी एसपी बघेल पर हमले के बाद जैसे जिस तरह से बीजेपी ने इसका विरोध जताया था, अब बीजेपी के जो नेता हैं वो चुनाव आयोग पहुंच रहे हैं और वहां पर शिकायत करेंगे इसकी लिखित में। इस दौरान जो उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी की और केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर हैं, उनके नेतृत्व में बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल 2 से 3 मिनट के अंदर चुनाव आयोग पहुंचने वाला है। वहां पर वो लिखित शिकायत करेगा और चुनाव आयोग से ये अपील करेगा कि वो निष्पक्ष मतदान कराने के लिए, खासकर मैनपुरी के करहल में जहां से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, वहां अमित शाह जी कोसमा में 11 बजे आ रहे हैं और परसों 10 बजे इसी घरोड में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। तो हमारे पक्ष में डिप्टी सीएम साहब आए हैं, सीएम साहब आ रहे हैं और गृह मंत्री जी आ रहे हैं। और आपने एक और देखा होगा कि करहल में श्री अनिल जैन साहब जो राज्यसभा के सांसद हैं, जैन समाज की एक छोटी सी इंडोर मीटिंग कर रहे थे, उनके बाहर नारेबाजी हुई और वो हुई। ऐसा थोड़े होता है कि कोई बैठक कर रहे तो उसी के गेट पर जाकर के, कार्यालय के गेट पर जाकर के, प्रत्याशियों के काफिले पर जाकर के अटैक कर रहे। उसकी भी संजीव यादव जो करहल के उनकी पत्नी नगर पंचायत की अध्यक्ष हैं, वो भी अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने ये भी एफआईआर की है। 2 एफआईआर उन्होंने करहल में की है।
सर किन धाराओं में एफआईआर? करहल में कल रात हुए घटना के बाद एफआईआर दर्ज भी कराई गई है। एसपी बाघेल बीजेपी के प्रत्याशी, उन पर हमला हुआ, अलग अलग विषयों पर अलग अलग जगह पर इंटिमिडेशन की बात के वाकये आ रहे हैं और अब चुनाव आयोग की तरफ बढ़ रहे हैं अनुराग ठाकुर, जो कि फॉर्मली चुनाव आयोग के सामने भी इस बात को रख पर कलहर में हुए हमले के बाद उत्तर प्रदेश के बीजेपी इंचार्ज अनुराग ठाकुर अब चुनाव आयोग के ऑफिस पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर पहले ही वो चुनाव आयोग लखनऊ में चुनाव आयोग के ऑफिस में जाते हुए दिखे। अब वहां अंदर जाकर फॉर्मली कंप्लेंट करेंगे। इस मामले पर एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। एसपी बघेल पर कल शाम को करहल में, बीजेपी के प्रत्याशी हैं करहल से, उन पर हमले हुए थे, जिसके बाद एफआईआर स्थानीय थाने पर एफआईआर दर्ज कराने के बाद अब ईसी चुनाव आयोग के समक्ष बैठकर फॉर्मली कंप्लेंट रजिस्टर करती हुई बीजेपी केंद्र में सूचना प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव में बीजेपी के को इंचार्ज हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ अनुराग ठाकुर अब इस वक्त लखनऊ में चुनाव आयोग के ऑफिस में वहां अधिकारियों के सामने अपनी बात रखकर फॉर्मली कंप्लेंट करते हुए कल रात को बीजेपी के प्रत्याशी करहल से जो लड़ रहे हैं एसपी बघेल। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। 10 मार्च को महाराष्ट्र की सरकार में बड़ा फेरबदल होगा, कैबिनेट मंत्रियों का फेरबदल होगा, कह रहे हैं नाना पटोले। नाना पटोले ये बयान महाराष्ट्र के भंडारा में एक रैली में उन्होंने ये बयान दिया है। 10 मार्च को जिस दिन चुनाव के नतीजे आने वाले हैं 5 राज्यों में, उस दिन को ही चुना है नाना पटोले ने ये कहने के लिए कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, कैबिनेट के रीशफल होगी। विवेक गुप्ता जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। क्या इस ऐलान ने, इस बयान ने लोगों को चौंका दिया है या इसकी तैयारियां चल रही हैं? बिल्कुल आनंद, देखिए जिस तरीके से महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भंडारे में एक रैली के दौरान कहा है कि 10 मार्च को आने वाले एक महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और महाराष्ट्र सरकार में कई बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्रियों का भी बदलाव होगा, ऐसा बयान नाना पटोले ने भंडारे में कहा है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस। लेकिन ये बयान सिर्फ और सिर्फ नाना पटोले की तरफ से आया है जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। बाकी पार्टी एनसीपी और शिवसेना के नेता इस बारे में क्या बोलते हैं, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या सिर्फ ये नाना पटोले का ये कांग्रेस की तरफ से बयान आया है या फिर तीनों पार्टी मिलकर, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर जो कैबिनेट रिसफल है वो करने की प्लान कर रही हैं। हालांकि दूसरी पार्टी का अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से नाना पटोले ने साफ तौर पर कहा है कि 10 मार्च को महाराष्ट्र की सरकार में भूकंप आने वाला है और 10 मार्च को महाराष्ट्र के कैबिनेट में बड़ा रिसफल देखा जाएगा। जी, इस महाराष्ट्र में इस महाविकास छात्रों के परिजन अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इंदौर के कुछ परिवारों ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट से बातचीत की। तुलसी सिलावट अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से चर्चा करेंगे जिससे सभी छात्रों की सुरक्षित घर वापसी हो सके। ये बात सही है कि वो यूक्रेन के जो हालात है उसको लेके हमारे इंदौर के अभिभावक के अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं और उन्होंने संपर्क भी किया था। मैंने उनकी डिटेल विदेश मंत्रालय में भेजी है और माननीय विदेश मंत्री जी के मेल भी किया है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार इसमें संज्ञान लेगी और हमारे बच्चों का पूरा हिफाजत रखी जाएगी, उसके लिए प्रयास करेगी। मेरी पत्नी का भी आज सुबह फ़ोन आया रोते हुए कि आपको क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए। तो उनका मैं भी बात करता हूँ। फिर मैं घर गया, उनको जैसे सांत्वना दी। वो भी लेक्चर आ रहा है, वो स्कूल गई। मैं यहाँ के मैं पत्रकारों मीडिया से भी मैंने अपना आग्रह किया कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। अभी तक कोई वहाँ पे है नहीं, तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। जैसे हम वीडियोस देख रहे हैं और अखबार में देख रहे हैं, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। तो एक पिता होने के नाते मेरी चिंता बहुत वाजिब है, बहुत चिंता करता हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ आप सभी प्रबुद्ध पत्रकारों से और सरकार से भी आग्रह करूँगा किसी तरीके से उन बच्चों की कोई ऐसी हमें इन्फॉर्मेशन दे जिससे हम संतुष्ट हो सके, हमारे बच्चे वहाँ पर सुरक्षित हैं। हम बस यही चाहते हैं कि एम्बेसी हमारे लिए कुछ स्टेप उठाए, बट अभी तक कोई स्टेप्स नहीं उठा रहे जस्ट बिकॉज कोई भी कंफर्म नहीं है कि किसको क्या करना है। सो एक बार एम्बेसी अगर कंफर्मेशन दे दे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस। सो
इट्स लाइक और रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स कि एम्बेसी हमारे लिए कोई तो स्टेप उठाए ताकि एक कंफर्मेशन रहे हमारे लिए भी और हमारे पेरेंट्स को जो डर है वो निकल जाए। इंडियन एम्बेसी से जो वो आया है कि जो भी सिटीजन्स इंडिया में मतलब यूक्रेन में है इंडियन, वो लोग अपना कंट्री छोड़ दें और वापस अपनी कंट्री आ जाएं, यूक्रेन से वापस इंडिया आ जाएं। तो हम आए भी तो आए कैसे, क्योंकि अचानक से 15 तारीख को आप बता रहे हो और टिकट्स इतनी महंगी है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। 2 लाख 1.5 लाख ऐसे करके टिकट्स हैं और जो फ्लाइट्स वगैरह है वो एक भी फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब बोर्ड नहीं हो पा रही है। जो बहुत लोगों ने टिकट बुक कराया था वो कैंसिल भी हो रही है। 16 फरवरी को जंग छिड़ने की बात हो रही थी, उसकी अटकलें लगी थी, लेकिन अभी तक जंग तो छिड़ी नहीं। लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा इस बात की भी पुष्टि हो गई है और नेटो का कहना है कि देखिए रूस अपने फौज को पीछे नहीं हटा रहा। यहां तक कहा जा रहा है कि रूस किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकता है और इसी वजह से वहां पढ़ने गए भारतीय छात्रों के घर वाले परेशान हैं। छात्रों के घर वालों का आरोप है कि यूक्रेन से आने वाली फ्लाइटों की टिकटें 5 गुना ज्यादा महंगी हो गई हैं और पैसे खर्च करने के बाद भी उन्हें टिकट नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में छात्रों के घर वालों ने भारत सरकार से बच्चों को एयरलिफ्ट करने की अपील की है। मेरी बच्ची अभी बुकोविनियन स्टेट मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे है और वो कुछ मेरे इंडियन एम्बेसी से यही और इंडियन गवर्नमेंट से भी यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को एयरलिफ्ट करके वापस बुला दिया जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, 16-17 ईयर्स के बच्चे छोटे हैं, डर चुके हैं बच्चे, क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ से पेरेंट्स के मैसेज जा रहे हैं, वहाँ से भी उनको कहीं से पता चल रहा है कि ये सब कंडीशन हो रही है। तो बच्चे काफ़ी डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं कि हम कब वापस जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा डर उनको ये है कि मान लो कि अगर वॉर हो गया तो कनेक्टिविटी सारी ख़त्म हो जाएगी, ना तो हम बच्चों से कांटेक्ट कर पाएंगे ना तो बच्चे हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए है, अमेरिका तैयार है, यूरोप में स्थिरता और सुरक्षा में सुधार के लिए कूटनीति के लिए तैयार है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला करता है तो जवाब के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका और रूस ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर ली है। दूसरी तरफ जर्मनी लगातार रूस से शांति की अपील कर रही है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स ने मॉस्को में राष्ट्रपति पुतिन से तनाव कम करने को लेकर मुलाकात भी की है और कहीं ना कहीं कल शाम को ही प्रेस वार्ता में यह बयान भी दे डाला कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। उसका वो आश्वासन रूस को दे रहे हैं। अब वहीं अमेरिका ने 2 टूक कह दिया है कि नतीजे कुछ भी हों, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अमेरिका तैयार है। वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन रूस की यूक्रेन सीमा पर हमले की तैयारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। अब वजह रूस यही बता रहा है कि नेटो धीरे धीरे पूर्व की ओर अग्रसर होकर यूरोप में अब रूस के द्वार तक आ गया है और आखिरी बफर यूक्रेन देश में यूक्रेन है एज अ कंट्री। अगर आप भौगोलिक मैप निकाल कर देखें तो आप समझेंगे कि 1997 के बाद से लेकर अब 2022 तक धीरे धीरे नेटो यानी पाश्चात्य पैक्ट जो फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी डिफेंस फोर्सेस हैं, धीरे धीरे यूरोप की अनेक देशों को अपने हिस्से में शामिल कर चुकी हैं जो कभी सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करते थे, जिसकी वजह से रूस अब घबरा रहा है। रूस का बार बार यही कहना है कि आप हमसे दूरी बनाए रखें तो फिर हम ठीक हैं, अगर आप हमारे घर के पास आना शुरू करेंगे तो हमें भी कमर कसनी पड़ेगी, हमें भी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा। पर सुरक्षा भारतीय मूल के जितने नागरिक हैं, छात्र हैं, उनकी है। भारत सरकार भी नजर बनाए हुए है। यहाँ अखाड़ा में न्यूज़ 18 इंडिया पर भी हम नजर बनाए हुए हैं। अखाड़ा में फिलहाल बस इतना ही। नमस्ते।